हेलो दोस्तों, इस PYQ सीरीज का सबसे लास्ट पेपर 2024 5851, ठीक है। यहां पे PYQ सीरीज खत्म होगी। एक बार पेपर और देख लीजिए दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर ऐसा ही दिखे। नहीं, ऐसा ही दिखेगा, ऑब्वियस बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट आर इक्वल्स टू एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। जो एक्सपोस्ट मतलब जो एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ये हर लेवल पर इक्वल होंगे। ये हर लेवल पर इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि इनके बीच जो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा उसको इनकम में फ्लक्चुएशन के थ्रू ठीक कर लिया जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट और ट्रू है। Identify which of the following is not considered as a normal resident of India. India. An Indian citizen working in USA embassy located in New Delhi. बिल्कुल नहीं। An Indian official working in Indian embassy. एक सेकेंड, Indian citizen working in USA embassy located at New Delhi. तो वैसे तो ये इंडियन सिटीजन है, तो ये हो गया भैया यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अच्छा ठीक है, इसको तो अपने को नॉर्मल सिटीजन कंसीडर करना पड़ेगा। अब इंडियन ऑफिशियल वर्कर इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन डिप्लोमेट्स विजिटिंग कनाडा फॉर समिट, ये ठीक है। एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो फिर भैया जनरली तो वो ऑर्डिनरली जो 1 साल देखते हैं उस हिसाब से तो ये कहाँ का हो जाएगा, अमेरिका का। कहाँ पे ये न्यूयॉर्क में है, तो भैया ये नहीं हो पाएगा। पहले के जो 3 है वो इंडियन सिटीजन है, तो नॉर्मल सिटीजन कहलाएंगे। अरे जा भाई, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ओहो एंटायर एडिशनल, तो अगर एडिशनल इनकम अपन मानते हैं 100 और ये पूरा कंज्यूम हो गया 100, तो एमपीसी तो आ जाएगा दोस्तों 1। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस अपॉन 0 दैट वुड बी इंफिनिटी। तो अपना आंसर आएगा दोस्तों डी, इंफिनिटी। इफ एन इकोनॉमी द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग अ डेफिसिट ऑफ 200 करोड़, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी क्या दिखा रहा है दोस्तों, बीओटी का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड माइनस इंपोर्ट ऑफ ट्रेड। अब बीओटी का डेफिसिट है -200 करोड़, -200 करोड़, and the value of import is 900 करोड़, 900 करोड़। तो उधर अगर जाएगा तो 700 प्लस में होगा दोस्तों, 700 प्लस में होगा क्या, एक्सपोर्ट। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो बीओटी है उसको आपको माइनस में रखना है। अगर आपने माइनस में नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा प्लस में 700। मिस्टर क्या है, मिस्टर सहोत्रा borrowed funds from bank for purchasing a new house. From the above statement, identify the indicated function of money. Medium of borrowed लिखा है ना, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ क्या हो गया दोस्तों, डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्यों, क्योंकि अगर बोरो किया है मतलब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप पेमेंट छोटे छोटे अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में बाद में करने वाले हो, तो मनी के आने की वजह से सेल और परचेज जो ट्रांजैक्शन हो गया है ना, वो जो सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन है वो सेग्रीगेट हो चुके हैं। यहां तक चले दोस्तों। 6th, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0। तो एपीएस 0 कब होता है दोस्तों, एपीएस 0 कब होता है, जब C इक्वल्स टू क्या होता है, Y, और C इक्वल्स टू Y कब होता है, बीपी लेवल पर। देखते हैं कहीं पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो जहां पर वो 100 है वो हमारा बीपी का लेवल होगा, दैट इज 0। इफ एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट 4000 करोड़, रिजर्व रेशियो है 10 करोड़, द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। क्या रखेंगे, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना है दोस्तों, अपना है 4000 और रेशियो कितना है 10%, तो हो जाएगा 10 टाइम्स इंटू 4000, दैट वुड बी 40,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40,000।
फ्रॉम द फॉलोइंग, एट्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अपने को सप्लाई के लिए अपने को ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। परचेज ऑफ लैंड, नहीं ये तो आउटफ्लो है दोस्तों, ये पैसा जा रहा है तो ये डिमांड हुआ। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, हाँ ये इनफ्लो है, तो ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। डोनेशन ऑफ 500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये भी हमारे लिए इनफ्लो है दोस्तों, तो ये भी सप्लाई होगा। और इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, नहीं ये आउटफ्लो है तो ये डिमांड होगा। तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट डज द शेडेड एरिया EFG इन द गिवन फिगर। पहली बात तो ये बता रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट चेंजेस इन कंजम्पशन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इन चेंज इन इनकम, और या फिर ये सेविंग की भी बात कर रहा है, सेविंग पॉजिटिव की। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, नहीं। सेविंग इज जीरो, नहीं। कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, हाँ। सेविंग इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ एंड और क्या हो सकता है, सेविंग जीरो, अच्छा ये भी तो सेविंग जीरो, हाँ ये भी है। तो सेकेंड और थर्ड या थर्ड एंड फोर्थ, ओके, सेकेंड एंड थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन, मतलब बीओपी में डेफिसिट किसकी वजह से आया है, तो वो है दोस्तों ऑटोनोमस। अगर हम बोलते हैं कि डेफिसिट को करेक्ट कैसे करेंगे, तो अकोमोडेटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC। अब NVA है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अपने को GVA एट MP निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ये जो है ना, इससे अपना टोटल सेल्स आ जाएगा दोस्तों, प्लस इसमें अपन क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे, चेंज इन स्टॉक, और इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों अपन इंटरमीडिएट कॉस्ट। लेकिन इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया है तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये हम माइनस करेंगे। तो क्या माइनस करेंगे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बन गया। तो सेल्स क्या हो जाएगा, 200 प्लस 10, 210, चेंज इन स्टॉक -10, इसमें से माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो ये 200 माइनस 120, 80। अब ये है NVFC को सॉरी GVA MP है, तो NVFC बनाने के लिए 80 में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है, दिया है बिल्कुल, कैपिटल गुड्स की कॉस्ट दी है और डिवाइडेड बाय 5 उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। तो हर ईयर 3 करोड़ बोल लो या जो भी वैल्यू, अगर हाँ 3 लाख है तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3 लाख। ये G से N हो गया, और MP को FC के लिए NIT माइनस करना पड़ेगा 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 57। और में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 11 के B में, देखो 11 का जो B है वो क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जैसी चीजें, या अगर आपको ये बोलता है कि आपको बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है, तो ग्रॉस वाली चीजों को राइट साइड में रखा करो, ग्रॉस GNPFC, और नेट वाली चीजों को लेफ्ट साइड रखा करो NNPMP, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, मतलब GNPFC को NNPMP बनाओ। तो क्या बनाएंगे, GNP में से क्या माइनस करेंगे, G से N जाने के लिए डेप्रीसिएशन, FC से MP जाने के लिए प्लस NIT, और N से N तो कुछ नहीं है। तो GNP कितना है अपना, GNP दिया सर 1300, और NNPMP कितना दिया है 1400। डेप्रीसिएशन माइनस करना है, डेप्रीसिएशन माइनस करना है तो -100, और NIT क्या करना है प्लस, तो NIT तो निकालना ही है अपने को। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो यूज ही नहीं होने वाला, तो 1200 प्लस x, 1200 इधर जाएगा तो 200 बचेगा। अपना आंसर हो रहा है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स 200। 12th क्वेश्चन, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट। नहीं, देखो क्या लाइन लिखा है, ट्रेड डेफिसिट होगा, must exist if a country is facing situation of current account deficit। current account deficit होगा तभी ट्रेड डेफिसिट होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में आने वाले डेफिसिट को ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि करंट अकाउंट भी डेफिसिट में हो। एक से मत ध्यान से समझो,
हो सकता है करेंट अकाउंट सरप्लस चल रहा हो, इनमें 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल। 3 ट्रांजैक्शन होते हैं और एक इनकम जिसको नॉन फैक्टर भी बोलते हैं। तो विजिबल आइटम में हो सकता है ट्रेड डेफिसिट हो, लेकिन इनमें सरप्लस हो सकता है, इनमें सरप्लस हो सकता है, इनमें सरप्लस हो सकता है। तो इन तीनों के सरप्लस का अमाउंट ट्रेड डेफिसिट से ज्यादा हो सकता है और रिजल्टेंट अमाउंट सरप्लस आ सकता है। तो बिल्कुल रिफ्यूट करूंगा मैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। सीएडी अकर्स व्हेन द, अब सीएडी कब होगा, सीएडी कब होगा जब ये जो चारों ट्रांजैक्शन इनमें सब में डेफिसिट आए, सब में डेफिसिट आए। अब देखो क्या लिखा है, सीएडी अकर्स व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल आर इन एक्सेस ओवर द फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड्स। अब आगे क्या लिखा है, अ कंट्री मे फेस ट्रेड डेफिसिट, करेंट अकाउंट सरप्लस में भी, country may face a situation of CAD even if the country has trade surplus with negative balance on account of services and unilateral transfer। तो इसने अपने को किस पॉइंट ऑफ से बताया, इसने CAD बताया और ट्रेड सरप्लस बताया। हम ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में क्या बताया इसने, इन्होंने बताया ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस को किससे कंपेयर किया, CAD से। हम ट्रेड डेफिसिट को CAS से कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने क्या बोला दोस्तों, आपको जैसे ही इक्विलिब्रियम पता चलता है तो आप 2 चीजें लिखा करो, S इक्वल्स टू I और AD इक्वल्स टू AS, ये पहले लिखा करो। अब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने बोल रहा है। नेशनल इनकम Y दे दिया है 10,000 करोड़, MPC दे दिया है 0.80, तो पट्ट से क्या निकालना करो, MPS हो जाएगा दोस्तों 0.20। और ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया है, ये अभी निकाले थे थोड़ी देर दोस्तों। ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है दैट इज C बार दिया है 100, और अगर C बार निकल जाता है तो माइनस C बार निकाल लिया करो, वो है माइनस C बार -100 हो जाएगा। तो अपन ये वाले अप्रोच से निकालते हैं, S इक्वल्स टू I तो दे दिया, मतलब निकालना है दोस्तों। तो S के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए, -C बार चाहिए, MPS चाहिए और Y चाहिए। तो एक काम करते हैं, -C बार प्लस 0.20 इंटू 10,000 करोड़। तो ये ले लेते हैं अपन, माइनस ये हो गया 2000 प्लस, नहीं 2000 नहीं, ये 200 आएगा, ये आएगा 200। 20% कितना होता है, 20% 2000 आएगा, माइनस तो हो जाएगा 1900। देखते हैं 1900 आ रहा है क्या, 1900। ठीक है दोस्तों, अपना 14th नंबर क्वेश्चन। विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। विथ ऑब्जेक्टिव रिड्यूस इन्फ्लेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड सच स्टेप विच में बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखो कंट्री किसको सिचुएशन को ठीक करना चाह रही है, इन्फ्लेशन को करना चाह रही, मतलब दे वांट टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अगर इनको क्या करना है दोस्तों, डिक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि चलो हम अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहती है, तभी तो क्या होगा कि जिस सेक्टर में वो खर्चा करना चाहती थी या कर रही थी, अब वहां खर्चा करना बंद करेगी। तो मतलब उन एरिया में जब मनी सप्लाई हुआ करता था, अब वहां मनी सप्लाई नहीं हो पाएगा। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, रोड, रेलवे, ब्रिज, ये सारी चीजों की वजह से जहां खर्चा जा पाता था वहां खर्चा जाएगा नहीं, खर्चा नहीं जाएगा तो मनी सप्लाई कम होगा। वो क्या लिखा है, गवर्नमेंट थ्रू इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। कैसे, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट विल लीड टू फॉल इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कॉन्सिक्वेंटली इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस हेल्प्स टू टैकल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। ये ऐसे स्टेटमेंट लिखा करो दोस्तों कंक्लूजन पार्ट के लिए। डिफाइंड इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। Effective demand principle indicates that level of aggregate demand which can be met by the corresponding aggregate supply in the economy। देखो कीन्स के हिसाब से सबसे बेस्ट डिमांड कौन सी होती है पता है, ये सबसे इफेक्टिव डिमांड कौन सी होती है, ऐसी डिमांड का लेवल जो करस्पॉन्डिंग एस के इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल।
स्टेट मीनिंग ऑफ अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो प्रोड्यूसर्स ने एक्सपेक्ट किया था, प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया था कि 100 लेवल का डिजायर्ड क्वांटिटी आएगा, डिजायर्ड क्वांटिटी आएगा, एक्सपेक्टेड था। तो उन्होंने क्या किया, इतना प्लान कर लिया। कितना प्लान कर लिया है? 100 का प्लान कर लिया, प्लान इन्वेंट्री। लेकिन जब डिजायर्ड देखे तो 80 आया, तो इससे क्या हो गया, डिजायर्ड इन्वेंट्री कम आई। किसके कंपैरिजन में? प्लान के। तो जो 20 है ना वो अनइंटेंडेड हो गई। अनइंटेंडेड मतलब फालतू हो गई, ज्यादा रह गई हमारे पास। अनइंटेंडेड accumulation of inventory refers to ना increase in the stock of unsold बच गया with the firms due to an unexpected fall in sales। आ नहीं पाए उतने, सेल्स कम हो गई। In economy, aggregate demand is more than aggregate supply. Elaborate the possible impact of same on the level of output, income and employment। अगर AD ज्यादा है AS से तो AS फॉल शॉर्ट हो गया, मतलब डिजायर्ड, दो एक ही साथ दोनों क्वेश्चन, डिजायर्ड जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा हो गई। डिजायर्ड इन्वेंट्री क्या हो गई? ज्यादा हो गई। किससे ज्यादा हो गई दोस्तों? प्लान इन्वेंट्री से। अब अगर प्लान इन्वेंट्री से ज्यादा हो गई तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी बढ़ेगी। क्यों हम बढ़ाना चाह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा एडी क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है, या लोग डिजायर ज्यादा कर रहे हैं। When aggregate demand is more than aggregate supply, it implies that households are planning to consume more than what, अच्छे से कर लेते हैं, more than what firm expected them to। जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन था ऊपर वाला, यहां पे ज्यादा आ गया। तो दिस विल लीड टू फॉल इन इन्वेंट्री। इसके कारण हमारी जो प्लान इन्वेंट्री है वो कम हो गई। To restore the desired level of inventory, producer may plan to expand production. As a result, there may be an increase in the level of output, employment and income in the economy. Question number 15th. Open market operation by Reserve Bank of India helps in regulating money supply in the economy. देखो क्या होता है, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई हमारी आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, ये इंस्ट्रूमेंट मनी सप्लाई को करेक्ट करने में आरबीआई को हेल्प करते हैं। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्री में मनी सप्लाई को रोकना है, मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, दैट इज इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, करेक्ट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी सेल की जाएगी। अब आरबीआई से सिक्योरिटी सेल होकर कमर्शियल बैंक या पब्लिक पे जाएगी, और वो जो पब्लिक और कमर्शियल बैंक से पैसा उठ के आरबीआई के पास आएगा। ये कब किया जाता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे। और इसका जस्ट उल्टा, जब हमें मनी सप्लाई रिलीज करना हो तो हम क्या करते हैं? परचेस करते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी आरबीआई के पास आ जाती है, और जो पैसा है जो आरबीआई के पास था वो रिलीज कर दिया जाता है कंज्यूमर और हाउस होल्ड या फिर कमर्शियल बैंक तक। वो क्या लिखा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रेगुलेट the money supply in the economy by sale and purchase of government security in the open market. When RBI sells government security, the availability of funds with the commercial bank reduces। क्योंकि पैसा तो उठ के कहां गया दोस्तों? आरबीआई के पास, which in turn curtail their lending capacity, consequently money supply in economy falls। On contrary मतलब इसके उल्टे, when RBI buys government security, availability of funds with commercial bank rises। अब क्या हुआ? सिक्योरिटी तो आरबीआई के पास आ गई, लेकिन फंड रिलीज हो गया, which in turn increases their lending capacity, consequently money supply बढ़ता है। 16th question, distinguish between revenue expenditure and capital expenditure with suitable example। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पहली बात नॉर्मल फंक्शनिंग खर्चा, मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये अनअवॉइडेबल खर्चा है। तो याद रखेंगे ये रेगुलर खर्चा है, जैसे सैलरी इंटरेस्ट रेगुलर खर्चा है, और ये अनअवॉइडेबल खर्चा है। कैसा खर्चा है? अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर। पहली बात तो ये प्लस कर लेते हैं, ठीक है। वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो इरेगुलर है।
इरेगुलर इन नेचर है और अवॉइडेबल है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग का खर्चा नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे खर्चा है। तो अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जैसे लोन पे ऑफ कर देना या असेट परचेस कर लेना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरेज आप अपने रेगुलर खर्चों को बस मीट कर रहे हो, रेगुलर खर्चों को, तो ये क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट नाइदर लीड्स टू एनी क्रिएशन ऑफ एसेट nor reduction in the liability of referred to revenue expenditure, whereas ऐसा खर्चा जिससे या तो आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, दैट इज लोन पे ऑफ कर दिया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, या ब्रिज या फ्लाईओवर जिससे असेट क्रिएट हो गई, तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 16 का 2A का, under the production linked incentive scheme, government of India offer various benefits like reduced import export duty, incentive to investor and tax rebates। ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। देखो अब क्या होगा ना, बहुत सारे सैंपल पेपर में और बहुत सारे ऑथर्स के हिसाब से कई जगह कई लोगों ने रखा हुआ है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और कई लोगों ने लिखा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो, हाईलाइटेड गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इज द एलोकेशन ऑफ फंक्शन। कैसे? गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रांटिंग सब्सिडी, टैक्स रिबेट्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर सोशली बेनिफिशियल। Consequently, with the production linked incentive scheme, government seeks to fulfill socio-economic goal and enhance national output and employment opportunity। क्या है ना, हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को आप प्रोड्यूस करोगे, इसका मतलब अपन क्या चाह रहे हैं, पर्टिकुलर सोशल या कम्युनिटी को हम लोग बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं। जब आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ना होके ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ में आओगे तो आपको जीडीपी में तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा। जब आप रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हो तो गवर्नमेंट पर्टिकुलर या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना चाह रहा है। 16 का बी, अंडर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अप टू 80% सब्सिडी टू मिनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हाईलाइटेड इन द अबव टेक्स्ट। द हाईलाइटेड गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इज टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। कैसे? सब्सिडीज किसको दे रहे हैं? मिनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द गवर्नमेंट में टू सिक्स एनहांस द नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अचीव, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है दोस्तों, अचीव सोशो इकोनॉमिक गोल। क्या है ना, हमारी कंट्री में अगर हम ओवरऑल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये हो रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ये हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे सोशो इकोनॉमिक गोल, अगर हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मिनी स्मॉल एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहा है, या एलोकेशन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। डायरेक्ट टैक्स में आप क्या है, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन लायबिलिटी टू पे सेम पर्सन में, वहां डिफरेंट पर्सन पे, और डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। 17th क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड अप्रैल 2011-13, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 lakh mark in financial year. Analysis the likely impacts of these news on the GDP and welfare. The increased sale of electric vehicle may have positive impact on the both GDP and welfare. An increase in sale of e-vehicle directly contribute to the value addition in economy. Electric vehicle are generally considered environmental friendly and improve public welfare. तो मतलब दोनों हो सकता है, आप पब्लिक वेलफेयर पे भी कर सकते हो और जीडीपी पे। जीडीपी इसलिए क्योंकि भैया प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर पाएंगे। वेयर इज ई व्हीकल के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ रहा है किस पे, एनवायरमेंट पर, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। 17th का बी दोस्तों, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर मॉडल में आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी कि भैया ये एक जनरेशन ऑफ इनकम का फेस है, जिसमें सबसे पहले फेस में हम जो फैक्टर सर्विसेज है हाउस होल्ड्स के थ्रू फर्म को मिलती है, उसके थ्रू लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसके एवज में फर्म उन्हें फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है। फैक्टर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेस चालू होता है और फिर इसी इनकम को हाउस होल्ड डिस्पोजिशन फेज में फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देती है। आपको 3 फेज बनाना है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज।
क्योंकि ये 3 नंबर का है तो हम एक काम कर सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो अजम्पशन है, 2 सेक्टर, पूरा सेल्स जो एंटायर आउटपुट होगा फर्म का वो सिर्फ किसको जाएगा, हाउस होल्ड को, और पूरा जो फैक्टर इनकम होगा वो खर्च किस पे होगा, हाउस होल्ड का फर्म के ऊपर। तो ना तो सेविंग है ना गवर्नमेंट का टैक्स है। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना मैक्रो का पोर्शन। चालू करते हैं आईईडी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी का पहला है क्वेश्चन असर्शन बेस्ड। असर्शन पहला है, इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही असर्शन। रीजन, ब्रिटिशर्स फॉलोड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज व्हिच स्ट्रेंथन इंडियन हैंडीक्राफ्ट में। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही ज्यादा गलत, बल्कि वाट लगी थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। तो असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स। कॉलम 1 एंड फैक्ट्स गिवन जो कॉलम 2 है, चाइना के बारे में उनको पेयर को करेक्ट करना है और देखना है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड किससे रिलेटेड है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड किससे रिलेटेड है, ये एम्ड एट मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेस स्ट्रेस ऑफ यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, स्लो डाउन इन जीडीपी सिंस 2014। तो क्या ढूंढना है, फ्रॉम द इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 अबाउट चाइना, चूज द करेक्ट पेयर। स्लो डाउन जीडीपी एम्ड एट मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, लिमिटेड, ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन तो खत्म हो गया, लेस स्ट्रेस ऑफ यूसेज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तो नहीं है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है हाँ ये इसका मतलब ये हो गया, और स्ट्रेस ऑफ यूसेज और नेचुरल। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिमिटेड अर्बनाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है। तो कौन सा गलत हो गया, करेक्ट पेयर सिर्फ सी लग रहा है, लेस स्ट्रेस ऑफ यूसेज और नेचुरल, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या ढूंढना है अपने को, करेक्ट पेयर, ठीक है। ओके, लेस स्ट्रेस ऑफ यूसेज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत कम है, मतलब एरिया बड़ा होने के कारण बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन एरिया बढ़ने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेस आता है वो बहुत लिमिटेड आता है। After independence, the rationale behind choosing modernization as a planning objective for Indian economy were to bring positive changes in social outlook, equitable distribution of income, technological upgradation, increase नहीं तो अपना हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। Study the following picture. Identify the kind of activity which may be जो भी है अंडर डैश एज अ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। ये जितनी भी चीजें ना दोस्तों, यहाँ जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है, ये सारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से। ध्यान रखना, ये फोटो आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है। 22 स्टेटमेंट बेस्ड, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल सही है। Owing to globalization, many Indian companies have expanded their operation abroad. बिल्कुल दोनों सही है दोस्तों। Introduction of economic reform of Pakistan took place in 1988. C. 24th statement 1, China has used market system mechanism without losing political commitment to create additional social economic opportunity. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चाइना के चैप्टर का। इंडिया पाकिस्तान चाइना have similar physical endowment but totally different. दोनों सही है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल, ये बहुत बार पढ़ चुके इस क्वेश्चन को। डैश इंडिकेटर में भी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। लिबर्टी इंडिकेटर याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बार बार देख रहा हूं मैं पीवाईक्यू में। स्टेटमेंट 1, कैजुअल वर्कर्स आर हायर्ड ऑन अ पर, बिल्कुल गलत हो गया, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल्सो गेट सोशल, नहीं बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट 1 गलत है। वर्कफोर्स कंप्राइजेस बोथ एम्प्लॉयड एंड अन, बिल्कुल गलत। वर्कफोर्स में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, तो दोनों ही गलत है दोस्तों। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट है। क्लियर है। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन जो फंक्शन था बनाने का, मेन जो फीचर था या मेन रीजन था, रूरल एरिया में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की रीच बहुत वीक थी, और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की रीच कम होने की वजह से वहां के जो लोग थे उन्होंने एसएचजी बनाने का प्लान किया कि वो अपने आप को ही हेल्प करना चाहते थे, खुद के ग्रुप को। तो अब यहां क्या लिखा है, माइक्रो क्रेडिट जो फाइनेंस प्रोग्राम है ये किसको ज्यादा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करवा पाने में हेल्प करेगा, वो है एसएचजी को।
Open 828 opening of Suez Canal help in establishing British monopoly control of India's foreign trade. बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक डायरेक्ट और शॉर्टर ट्रेड रूट बना। कौन सी शिप्स के लिए, जो कहां काम कर रही है, बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड द अफ्रीका। अब उनको घूम के 12,700 आने की जरूरत नहीं, वो 7,200 किलोमीटर से ही उनका काम चल जाएगा। दस इट इंटेंसिफाइड मतलब ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ा दिया गया किसके ऊपर, इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर, एज इट रिड्यूस द, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है आपको दोस्तों, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। 28 का बी, development of railways during British rule encouraged colonial exploitation of Indian resources. Development of railway during British rule encouraged colonial exploitation of the Indian resources. बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हुआ ना, हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाया तो उसके कारण कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ सफिशिएंसी था विलेज इकोनॉमीज का, वो बहुत रिड्यूस होने लग गया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम करके ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप बढ़ा दिया। अब कैश क्रॉप बढ़ने की वजह से ना, जो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे फूड ग्रोन में, वो गिरने लग गया, फेमाइन आया, वो तो आपको अच्छे से पता है। फिर देखो क्या लिखा है, थ्रू रेलवे primary product were transported to the nearest ports which led to drain of India's wealth as the export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. ये लाइन एक बार याद करो मेरे साथ, एक बार याद करो कि रेलवे का डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन। अब इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने कहां किया, हमारी एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज करके। अब हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस का इन्वेस्टमेंट कहां हुआ, रेलवे के ऊपर। तो हमारे ही बेनिफिट को हमारे अगेंस्ट ही यूज करने के कारण हम क्या बोल रहे हैं, बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे वर आउटवेज्ड बाय कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। मतलब हमारे कंट्री को ही सबसे ज्यादा लॉस पहुंचा, क्योंकि हमारी कंट्री के ही बेनिफिट का यूज हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में ना होके उनके लिए बेनिफिशियल डेवलपमेंट बनाया गया। 29. Explain the role of affordable health care facilities in promoting human capital in economy. A healthy mind lives in a healthy body. क्या बात है। The provision of affordable health care facilities adds to the supply of healthy labor force. The productivity of healthy person, ये देखो क्या लिखा है, relatively higher than that of unhealthy person. Hence, availability of affordable healthcare facility ensures increase in labor productivity, क्यों, which leads to the promotion of human capital in a country. देखो क्या होगा, कंट्री में जितने ज्यादा हेल्दी लेबर फोर्स होंगे उतने ज्यादा अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई हो पाएगा, उतना ज्यादा उनका अपसेंट कम होगा, और उतना ही ज्यादा वो कंटिन्यूसली अपने वर्क में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए ना, इसके लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, ताकि हम किसको प्रमोट कर पाएंगे, ह्यूमन कैपिटल को। From the given data, compare, analyze the population density and fertility rate of China and Pakistan with the valid reason. देखो अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला है आपको, पहले आपको डेटा कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करो, मत दिमाग लगाओ। पाकिस्तान में इतना है, इंडिया में इतना है, वेरेस चाइना में इतना है, फिर पाकिस्तान में इतना है, इंडिया में इतना है, चाइना में इतना है। आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 2 नंबर, इसमें कंपेरिजन मिल जाएगा। आपको एनालिसिस नहीं आता, कोई बात नहीं। अब एनालिसिस क्या करना है, डेंसिटी सबसे कम है चाइना की, क्योंकि उनका एरिया वाइज बड़ा है। सेक्स रेशियो अगर देखेंगे तो सबसे कम इंडिया में, ये सोशल बैकवर्डनेस दिखा रहा है। वैसे तो तीनों ही कंट्री जो सन मेल है या मेल प्रेफरेंस कंट्रीज हैं। फर्टिलिटी रेट 1.7 है, क्योंकि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण फर्टिलिटी रेट चाइना की सबसे कम है। अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है चाइना का, और अपन ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान अर्बनाइजेशन में हमसे आगे है। और अगर एनुअल ग्रोथ देखें तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण 0.46 है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी लोअर डेंसिटी होने का मेन रीजन है वहां का एरिया बड़ा होना। ये सारी चीजें यहां पर आप लिख के आओगे। 31. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एन असेंशियल एलिमेंट टू ऑब्टेन द फुल पोटेंशियल ऑफ द रूरल सेक्टर इन इंडिया। बिल्कुल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, वो रूरल एरिया तक अगर आप पहुंचा दोगे, मतलब जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, रोड्स, रेलवे,
पक्का रोड अगर आप पहुंचा दोगे, ऑल वेदर रोड्स अगर आप बना दोगे, तो आपको नहीं लगता कि रूरल एरिया बेस्ड जो इकोनॉमी है वो अर्बन बेस्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कर पाएगी, और रूरल एरिया में जो बिजनेस चल रहे हैं वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे अर्बन एरिया के इन्वेस्टर्स के साथ भी। Development of infrastructure facilities such as a provision of electricity, roads, irrigation, marketing is essential to enhance the production and productivity in the rural area. The availability of easy and affordable credit generates employment opportunity. सबसे important line, it provides avenues for diversification from farm to non-farm and allied activity. क्या होगा ना, सिर्फ क्रेडिट अगर आप दे दिए, रूरल क्रेडिट अगर आप दे दिए, लेकिन वहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आदमी एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर एरिया में कभी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको फार्म एरिया के साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी है, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो रूरल एरिया में आपको करना है, तभी वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर पाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट हो। हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी। 31 का ए का सेकंड, स्टेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में ध्यान रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट को बिल्कुल मतलब नहीं होता प्रोडक्टिविटी से, बिल्कुल भी मतलब नहीं, प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब रहता है किस वर्ड से, ह्यूमन कैपिटल से। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लो। और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम उनको मीन्स के जैसे ट्रीट नहीं करते, रिसोर्सेज जैसे से ट्रीट नहीं करते, बल्कि ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते। हम तुम्हारे बारे में ये पूछते कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, आर एंड इन देमसेल्फ। मतलब आप खुश तो टकाटक, आपको जॉब नहीं लगी उससे कोई मतलब ही नहीं है। 32 का बी, इन अ नेशन लाइक इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल डिफेंड करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करता है ना, एक तो दूसरे लोगों को भी जॉब में रखता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि आप अपने बिजनेस एवेन्यूज में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाते हो, अपना इनपुट दे पाते हो, अपने एफर्ट्स लगा पाते हो। Given statement is defended. In nation like India, self-employment is a major source of livelihood for both men and women. क्योंकि क्या होता है, एग्रीकल्चर एरिया में आप अपनी पूरी फैमिली को लगा देते हो काम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर द वंस who own and operate an enterprises to earn their livelihood. Thus, beside creating employment opportunity for themselves, they also generally provide employment avenues for other people इन दी इकोनॉमी। मैंने बोला ना कि वो सिर्फ खुद ही जॉब नहीं करेंगे, वो दूसरों को भी एवेन्यूज दे रहे, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तो प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 32 में एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी का ट्रेंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट में आपको बताता हूं, हाँ समझना कि यहां पर जीडीपी नीचे, एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया और जीडीपी ऊपर गया, एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गया, जीडीपी ऊपर गया। ये जो दो एरिया है ये बता रहे हैं कि गैप बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट, ये जॉबलेस ग्रोथ को शो कर रहे हैं। द पीरियड बिटवीन 1990 से 2012 तक ये जो पार्ट है हैड बीन सिग्निफिकेंट वंस एज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट ग्रू पॉजिटिवली फ्रॉम 3.4% टू 7.8। However, at the same period, employment growth had shown declining trend. मतलब एक टाइम पे आपकी इंडिया की जीडीपी पॉजिटिवली 3.4 से 7.8 जा रही है, उसी पीरियड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका 1.5 से 1.12 जा रहा है, मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज में। ये क्यों? इसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों फिनोमेनन कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज्ड विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्यों होता है? जब आपकी कंट्री ज्यादातर प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजी का यूज करती है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है रादर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या लेबर इंटेंसिव का यूज करके। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके एवज में उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पार्ट है अपना 32 का बी का। अच्छा क्वेश्चन था क्या यहाँ पे?
अच्छा ये विजुअली इम्पेयर के लिए। 32 का बी का सेकंड, डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, बार बार आ रहा है। वर्कर पॉपुलेशन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड कर देते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी वर्कर्स पर, और ये जितना कम होगा उतना डिपेंडेंसी ज्यादा होगी वर्कर्स पर, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होगी। 33, Indian economy has certain advantage which have made it favorite outsourcing destination। इसमें भी है स्किल्ड मैन पावर, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्किल्ड मैन पावर ये हो गया। फिर अपन लिख सकते हैं इसमें आईटी ग्रोथ, आईटी ग्रोथ। फिर अपन लिख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। फिर लिख सकते हैं एमएनसीज के लिए, एमएनसीज के लिए फेवरेबल, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। Yes, in the recent times, India has emerged as a favorite outsourcing destination because of the growth of fast modes communication. Particularly growth of क्या लिखा है, information technology. Furthermore, availability of skilled manpower at a relatively affordable cost has made India a leading outsourcing hub for multinational corporation outsource their service to India. 33 का A का second, in the post reform period the government of India decided to privatize profit making public sector undertaking। बिल्कुल गलत, हम सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको सिर्फ प्राइवेटाइज कर रहे थे। प्रॉफिट वाले को तो हमने उल्टा उनको नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न का स्टेटस दिया, जिसमें उनको मैनेजेरियल फ्रीडम दी गई, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नो, in the post reform period government of India did not privatize its profit making as they were adding to the government's revenue, rather the PSU were given greater managerial and operational autonomy to taking various decisions to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete with more liberalized global environment। मैंने बोला ना कि बल्कि हम उनको प्राइवेटाइज नहीं बल्कि उनको और ज्यादा हम क्या दे रहे थे, ऑपरेशनल और मैनेजेरियल ऑटोनॉमी दे रहे थे। बी 33 का बी, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड रिफॉर्म में ध्यान से समझो, पहली बात तो लैंड रिफॉर्म्स को ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही बोलते हैं, और लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो भी बोल लो, ये लाने का मेन रीजन था इक्विटी। क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत लैंडलेस लेबरर्स थे जो बहुत सारे जमींदार के खेती में एज अ टेनेंट काम कर रहे थे। तो आउटपुट तो मान के चलो उनको जो भी हो रहा होगा वो तो जमींदार कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में हमने क्या किया, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड सेवरल लैंड रिफॉर्म्स टू अचीव द, क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहला, intermediaries were abolished to make tillers owners of the land and to save them from the being exploitation। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिस्टम लाया गया दोस्तों, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्यों लाया गया, ये इंप्लीमेंट किया गया टू रिड्यूस द, क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। हमने क्या किया ना, अगर जब हमको पता चला कि जब हमने अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट किया तो उससे क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बहुत सारे टेनेंट्स, और जब पता चला कि इनके पास एक्स्ट्रा लैंड हो गई है और लैंडलेस लेबर को तो इस लैंड रिफॉर्म का फायदा ही नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया, एक आदमी के पास कितनी इंडिविजुअल, एक इंसान के पास कितना लैंड होल्डिंग का मैक्सिमम लिमिट होगा ये डिसाइड किया, और जिसके पास एक्स्ट्रा थी उससे एक्सट्रैक्ट करके उसको दे दिया जिसके पास जो इंसान क्या है, लैंडलेस लेबरर। आगे चलते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड। बिल्कुल, सबसे पहला रीजन था एमएनसी का आना, और एमएनसी का आना सीधे सीधे इंपैक्ट किया इंपोर्टेड गुड्स, और इंपोर्टेड गुड्स के साथ हम कंपटीशन झेल इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस ना देके लोग किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इंपोर्टेड गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को, क्योंकि हमने ही तो इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी थी और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी, जिसका फायदा बाहर की कंट्री को ज्यादा हो रहा था रादर देन हमारी इंडस्ट्री को। देखो क्या लिखा है,
Owing to the introduction of economic reforms, India opened its door for the developed economies. With the arrival of multinational corporation in India, ध्यान से देखो, domestic producer had to face stiff competition due to availability of cheaper imported goods. Thus, demand for domestic goods reduced considerably, leading to the slowdown of the industrial sector. ठीक है दोस्तों, 34th क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ते हैं ये एनवायरमेंट बेस। एक काम करो, आप पॉज कर लो इतना पहले, हाँ इसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसको पॉज कर लो, आप पॉज कर लो, पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं ए, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जो आज करेंट जनरेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पा रही, जिस क्वालिटी का, वही क्वालिटी का नेचुरल रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन को भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे सर, हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचेगा, तो वही तो ध्यान रखना है कि हार्म उतना ही पहुंचे जिससे सेम क्वालिटी जो आज हमारे पास है करंट जनरेशन के पास, सेम क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट किसको मिलना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट हमारे पास है, हम प्रोडक्शन करेंगे, हम जीडीपी बढ़ाएंगे, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट आज हमारे पास है वही हमें पास ऑन करना है फ्यूचर जनरेशन को। स्टेट द पब्लिक प्रोजेक्ट एरिया वेयर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर फोकस्ड। ऊपर दिया होगा केस स्टडी में, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फोकसेस ऑन फाइनेंसिंग पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। पर दिया होगा हाउ कैन बिजनेसेस गेट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन फाइनेंस। ये याद रख लो दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन फाइनेंस कैन बेनिफिट बिजनेसेस इन द फॉलोइंग वेज। It can help them follow different environmental norms and regulation and thus avoid possible fines. Adopting sustainable development practices enhances brand value of businesses। क्या लिखा है? Adopting sustainable development practices। और sustainable development मतलब ये कि आप ऐसे environmental friendly प्रोडक्शन यूनिट्स लेके आओगे, प्रोडक्शन टेक्निक यूज करके आओगे कि ताकि आज जो करंट क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है वही हम फ्यूचर जनरेशन को दे पाए, जिससे एनहांसेस ब्रांड वैल्यू ऑफ बिजनेसेस। क्योंकि भैया अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस ला रहे हो तो ये दूसरों को पता चलेगा, जनता को पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है यार ये इको फ्रेंडली है, और ये जो कंपनी है इको फ्रेंडली है, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा रही है एनवायरनमेंट को। Third, the energy efficient practices help in saving cost, boosting profitability of the businesses। अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हो, ऐसी टेक्निक लेके आ रहे हो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट एफिशिएंट है, तो कॉस्ट एफिशिएंट तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि भैया आपका एक तो कॉस्ट बच रहा है, दूसरा प्रॉफिटेबल आप ज्यादा रहोगे। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना PYQ सीरीज। पूरे 10 के 10 आपके पास PYQ हैं, आप इन PY को देखिए और इनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे जेन्युइनली पता है गारंटीड कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट अगर कुछ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर द पेशेंस एंड सपोर्ट एंड ट्रस्ट। थैंक यू।